बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में चैप्टर नंबर 3 मोशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टेंशन के केसेस। कल की क्लास में आपने टेंशन का केस नंबर 1 ख़त्म कर लिया था और केस नंबर 1 क्या था कि बोथ बॉडीज मूव वर्टिकल। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन होती है वो आपने ट्राई कर ली थी। आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ था, सबने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया। अच्छी बात है, आप सबने अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कराया, दैट इज़ गुड। लेकिन कोशिश किया करें कि ऐसे पीछे ना पड़ना पड़े मुझे कि बार बार आपको मैसेज करना पड़े। टाइम पर सबमिट करवा दें असाइनमेंट के हवाले से आखिर में मैं थोड़ी सी कुछ बात करूँगा, तो वो मुझे याद दिला दिएगा बिल्कुल आखिर में। आखिर के 2-3 मिनट लगेंगे मुझे थोड़ी सी असाइनमेंट के हवाले से बात करने। अच्छा, अब हमारे पास जो चल रहा था टॉपिक वो था केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन वन मूव वर्टिकल एंड द अदर मूव हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आपने एक स्ट्रिंग के साथ 2 ऑब्जेक्ट बांध दिए, इस तरह मूव हो रहे हैं वो कि एक हॉरिजॉन्टल मूव करे और दूसरा वर्टिकल मूव करे। ऐसे सिचुएशन में टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन स्ट्राइक करनी थी। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम हमने कल बनाई थी। इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक है ए, एक है बी। ए का जो मास है वो है m1 और बी का जो मास है वो है m2। दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए और स्ट्रिंग पुली के ऊपर से गुजर रही है। अब ये जो सेटअप हमने अरेंज किया हुआ है, ये इस तरह अरेंज किया हुआ है कि ए जो है वो वर्टिकल मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 जो उसकी कंडीशन थी वो ये हो गई। ए जो है वो वर्टिकल मूव कर रहा है और बी जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अब हमने कंसीडर क्या किया? m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी m1 भारी है, m1 बड़ा है, m2 छोटा है। तो ए बॉडी बड़ी हो गई, भारी हो गई, इट मीन्स कि ये नीचे की तरफ जाएगा। ये एरो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और बी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है आगे। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट ये कैसे मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। और बी जो है वो कैसे मूव करेगा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ लिख देते हैं, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड ए। अब हम पहले देखते हैं कि ए ऑब्जेक्ट जो है इस पे फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई हो रही है। ए ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक उसका वेट जिसको आप W1 कह रहे हैं, और ये है नीचे की तरफ, ये उसकी डायरेक्शन आ रही है। आपको पता है कि वेट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। और दूसरी फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो है टेंशन। टेंशन ऊपर की तरफ आती है, वेट के अगेंस्ट में आती है और स्ट्रिंग में पैदा होता है। तो टेंशन स्ट्रिंग में आ गया, वेट आ गया, तो उसकी वजह से टेंशन भी आ गया। तो ए ऑब्जेक्ट पे ये 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक वेट W1 और दूसरी टेंशन T। चूंकि ए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। यानी नीचे वाली फोर्स कौन सी है? W1। तो W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। फिर हमने नेट फोर्स निकाला, ज्यादा में से कम फोर्स को माइनस किया जाता है, तो हमने ज्यादा फोर्स जो थी W थी, तो हमने वेट में से टेंशन को माइनस कर दिया। ये हमने फॉर्मूले डाल दिए फोर्स और वेट के, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? m1a इक्वल्स टू m1g माइनस t। उसके बाद हमने बात करी बी बॉडी, ऑब्जेक्ट बी का हमने फोर्सेस देखना है कि ऑब्जेक्ट बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स तो उसका वेट होगा, ये रहा W2 जो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। पहली फोर्स कौन सी हो गई? W2 जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। यहाँ लिख लेता हूँ चले मैं आपके लिए, कैसे एक्ट कर रही है वो? डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये भी हमने देखा हुआ है थर्ड लॉ के मुताबिक, अगर टेबल पर कोई चीज रखी हुई है, टेबल पर अगर कोई चीज प्लेस है, तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। फिर रिएक्शन के तौर पर जो थर्ड लॉ कहता है आपको कि टेबल एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, तो टेबल जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है हम उसको कहते हैं आर। तो दूसरी फोर्स हो गई आपके पास आर, यानी रिएक्शन विच इज अपवर्ड इन डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लग रही है। अच्छा, अब ये बी ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि ये W2 और R दोनों बराबर हैं। ये भी हमने बहुत 2-3 दफा पढ़ चुके हैं हम ये बातें। तो W2 और R आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। अगर नीचे जा रहा होता तो मैं कहता W2 ज्यादा है, अगर ऊपर जा रहा होता तो मैं कहता R ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर हैं। और जब बराबर है तो फिर ये क्या कर देती है? दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को काट दिया।
तो ये दो फोर्स R और W2 आई, एक दूसरे को काटा और खत्म हो गई। अब आपका ये बी ऑब्जेक्ट ऐसे तो हमने बताया हुआ कि ये आगे जा रहा है, तो अब ये आगे जा रहा है, तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से आगे जा रहा है, ये कौन सी फोर्स है? ये सिर्फ एक ही फोर्स बच गई आपके पास, टेंशन, जो स्ट्रिंग में मौजूद है। तो आपके पास वो फोर्स, ये F, वो फोर्स जिसकी वजह से बी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, वो किसके बराबर हो गई? वो टेंशन के बराबर हो गई, क्योंकि भाई ये दो ही फोर्सेस बच रही है, टेंशन ही बची है भाई। तो जाहिर बात है टेंशन बच रही है, तो भाई टेंशन ही होगी जो इस बी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेकर जा रही है। तो F इज इक्वल टू टी, और फिर F की जगह आपने उसका फॉर्मूला डाल दिया ma, और ये हो गया m2a इक्वल्स टू टी। इसको आप कहोगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन हमने बना ली, ए ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन है, बी ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमने जो प्रीवियस केस किया था उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाली थी? दोनों इक्वेशंस को ऐड करके। यहाँ पर भी हम वही चीज कर देते हैं, ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें। ये हमारे पास पहली इक्वेशन लिखी हुई है मैंने पहले से, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है m2a इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर भी हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड का तरीका हमने केस 1 में देख लिया था, हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करते हैं। तो ये दो लेफ्ट साइड है आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, m1a, उसके बाद प्लस, और फिर दूसरी इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसको ऐड कर दें m2a। ठीक है जी, तो मैंने दोनों लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशंस ऐड कर दी। आपने दोनों साइड की इक्वेशन की दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट साइड है उनको आपने ऐड कर दिया। अब आप राइट साइड को ऐड करने की तरफ जब आए तो आपको नजर आएगा कि टेंशन कट सकता है, टेंशन कट सकता है। पिछले केस में भी यही हुआ था, एक प्लस का टी था, एक माइनस का टी था, हमने काट दिया। तो यहाँ पर भी हम इस प्लस के माइनस के टी को और इस प्लस के टी को काट देंगे, कट गया ये, बिल्कुल पहले क्वेश्चन पहले केस की तरह। तो अब आपके पास क्या बचता है राइट साइड से? खाली m1g। ठीक है जी, तो आपके पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करना था, आपने दोनों का लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, ये हो गया। दोनों इक्वेशंस की जब राइट साइड को ऐड करने गए तो टेंशन कट गई, टेंशन खत्म हो गई, ये आ गया आपके पास m1g। अब आप फिर वही काम करें, इन दोनों टर्म्स में से a को कॉमन ले लें, a को कॉमन ले लेंगे आप, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? a को हटाने के बाद जो रह जाता है वो लिख दें आप ब्रैकेट में। तो a आपने कॉमन में ले लिया, अब आपके पास क्या बचा? पहले m1a में से a कॉमन में गया, आपके पास बचा m1, उसके बाद प्लस, फिर m2, और a कॉमन में चला गया। ठीक है जी, तो इसमें से आपने a कॉमन में ले लिया, तो a कॉमन में गया, क्या बचा? m1 प्लस m2। इधर से आप कुछ भी नहीं ले सकते कॉमन, एक ही टर्म में तो कॉमन नहीं ले सकते हम, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं m1g। ठीक है, अब आपके पास ये जो a के साथ ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है m1 प्लस m2, इसको आप इधर ले जाएं, दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, जब आप इसको इस साइड पर लाएंगे, इधर लाएंगे इसके पास, तो ये आकर डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? a इज इक्वल टू m1g और डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट। ठीक है, मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ सही तरीके से, फिर हमारा ये इक्वेशन भी खत्म, बना दिया आपने इक्वेशन। ठीक है, हाय ये देखें कितना खूबसूरत बनाया मैंने। ठीक है जी, ये आपके पास ये डिवाइड है m1g, फिर ये अपॉन, ठीक है जी, चाहे तो मैं लंबा कर देता हूँ, ये लें अपॉन, और फिर ये नीचे आ गया m1 प्लस m। ये आपके पास हो गई एक्सेलरेशन का इक्वेशन, बिल्कुल आपने केस 1 की तरह इसको, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट साइड से ऐड हुई, राइट साइड पे टेंशन काट दिया, जो बच गया वो लिख दिया, फिर a आपने कॉमन ले लिया, ये आपने a कॉमन लिया, ये बच गया ब्रैकेट में, और अब आपने इस ब्रैकेट को दूसरी साइड पे ले गए, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब हम बात करते हैं टेंशन और टेंशन। कल के केस के अंदर हमने टेंशन के लिए क्या किया था कि हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था। ठीक है जी, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं आपको, तो आपने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था, और डिवाइड करके आपने टेंशन निकाल दी थी। यहाँ और ज्यादा सिंपल कर लेते हैं हम, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, एक इक्वेशन 2 जो आपने बनाई थी वो लें खाली, इक्वेशन 2 का है ये रही। ठीक है जी, इस इक्वेशन को कर लेते हैं m2a इज इक्वल टू टी, तो ये मैंने ले ली इक्वेशन 2।
ये मैंने नीचे टेंशन पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। हाँ, तो इक्वेशन 2 ले लेते हैं। क्या थी इक्वेशन 2? m2 a इज इक्वल टू टेंशन, ये थी ना इक्वेशन। अब इसमें ये जो a है, a जो है, इसकी जगह ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपने बनाया है ये डाल दें। ए की जगह आप ए हटा देंगे और ए की जगह क्या डाल देंगे, ये m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए, जो आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन इतनी मेहनत से बनाई है उसको डाल दें आप। तब आप ये इक्वेशन ले, ये ले लें, मैंने इक्वेशन ली, यहाँ पे दोबारा ली मैंने, और इस ए की जगह मैं ये डाल दूंगा, तो ये ले, ये डाल दिया, कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इस ए की जगह ये डाल दिया। ठीक है, अजीब सा हो गया। मैं इसको इक्वेशन तरीके से बना देता हूँ। ये डाला, तो हमारे पास, जरा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं जरा टेंशन की इक्वेशन बना लूँ यहाँ पे। टी इज इक्वल टू, मैं अरेंज करके लिखूंगा आपको, फिर मैं समझाता हूँ मैंने अरेंज करके क्या लिखा है। ठीक है, ये है टेंशन की इक्वेशन बन गई। अब देखें, ये T इज इक्वल टू m2a था। ठीक है, तो m2 ये रहा, लिखा हुआ है m2, और ये जो a है इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, m1g, g मैं बाहर लिख देता हूँ, चले, ये रहा m1g, m1 ये रहा, g ये रहा, और डिवाइडेड बाय क्या था, m1 प्लस m2, तो ये रहा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो अरेंज करके ना लिखें, आप पहले m2 लिख दें, बाद में m1g लिख दें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूं लिखना चाहे ना कि m2 और फिर a की जगह आपने ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स लिखे m1g, तो भी सही है। मैंने अरेंज करके लिख दिया, m1 पहले लिख दिया, फिर m2 लिख दिया, फिर g लिख दिया। ये टेंशन की इक्वेशन हो गई जो हमने कदरे आसान तरीके से ड्राइव कर दी। यहाँ पे आपका केस 2 भी खत्म हो जाएगा। तो आपने केस 2 के अंदर कल तक की क्लास में आपने ये दो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपने आगे क्या किया, आपने पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई। कैसे इक्वेशन बनाई एक्सेलरेशन की, दोनों इक्वेशन को ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो टेंशन कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऐड कर दें, ये बन गया। राइट साइड पे आपके पास टेंशन कट चुका है, m1g बचा। अब आप इस लेफ्ट साइड में से a कॉमन ले लें, ये a कॉमन ले लिया, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाए, डिवाइड हो गया, और ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। और टेंशन के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन 2 ली, t इज इक्वल टू m2a, और इसमें a की जगह आपने ये बड़ा वाला फॉर्मूला डाल दिया, m1g अपॉन m1 प्लस m। तो ये आपने डाल दिया, देखें m2 आपके पास पहले से मौजूद था, और आपने अब डाल क्या दिया, m1 प्लस m2 अपॉन g, ये टेंशन का फॉर्मूला हो गया, इजी फिनिश। तो ये केस 2 था। ओ नहीं, देख लूँ मैं, बच्चे स्टूडेंट सारे मेरे पास। हाँ, तो ये हमारे पास केस 2 हो गया। केस 1 भी आपने कर लिया टेंशन का, केस 2 भी कर लिया। ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बाजू का केस 1 आ जाता है, बाजू का केस 2 आता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कभी केस 1 आता है, कभी केस 2 आता है। तो इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से समझना है। केस 1 को तो आपने असाइनमेंट के थ्रू प्रैक्टिस भी कर ली। नाउ योर नेक्स्ट असाइनमेंट विल बी केस 2। अब आपका केस 2 जो है वो अगला असाइनमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब इस चैप्टर में इस टेंशन को पढ़ लिया हमने, ये सारा फोर्स का सब टॉपिक चल रहा था। आपने फोर्स पढ़ा, क्या होता है फोर्स, फोर्स से रिलेटेड जो 3 न्यूटन्स के लॉ थे आपने वो पढ़े। उसके बाद फोर्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, आपने टेंशन की शक्ल पढ़ ली, उससे रिलेटेड तमाम केसेस पढ़ लिए, आपने वेट पढ़ लिया। अब टेंशन इसकी फोर्स की एक और, नो, केस 2 इज इजी कंपेयर टू केस 1। केस 1 और केस 2 90% सिमिलर है। देखें, अगर हम बात करें केस 1 और केस 2 की, तो ये दोनों में सेम था, दोनों में सेम था। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया केस 2 में, इसमें एक इजाफी फोर्स हो गई। तो अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन बना है, देखें सिंपल इक्वेशन बना है। ऐड हमने बिल्कुल इसी तरीके से किया, और हमने डिवाइड करने के बजाय और ज्यादा सिंपल तरीके से कर दिया टेंशन। तो बास लोगों को केस 1 इजी लगता है, बास लोगों को केस 2 इजी लगता है। दैट बहरहाल दोनों ही आपको करने, दोनों की
हाँ ठीक है, बास को केस 1 इजी लगता है, बास को केस 2 इजी लगता है। आपको दोनों ही प्रैक्टिस में रखने हैं। कोई दोबारा किसी केस को दोबारा कंसीडर करना हो, रिकंसीडर करना हो, मुझे बता दिएगा, मैं आपको दोबारा करा दूंगा कभी भी। तो अब हमारे पास टेंशन पढ़ लिया हमने फोर्स वेट पढ़ ली, टेंशन पढ़ ली। एक और किस्म की फोर्स होती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। वो हम बिल्कुल आखिर में देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, वो भी साथ साथ देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्स से रिलेट आगे बढ़ जाते, फोर्स तो हमारी खत्म हो गई। अब हमने एक और चीज देखनी है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। ये भी आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ हम इसको मोमेंटम को, मैट्रिक क्लास में आपने खाली मोमेंटम पढ़ा, और उससे रिलेट एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो पढ़ा था। और इस फर्स्ट ईयर के अंदर हम मोमेंटम से रिलेट एक दो डेरिवेशन से, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, इंतहाई बड़ी। तो वो मोमेंटम की डेरिवेशन हम करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर वो बड़ी वाली डेरिवेशन। तो अब हमने मोमेंटम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक मोशन, एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा होता है, उसका जो मोशन होता है उसकी मिकदार को कहते हो आप मोमेंटम। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं एक गाड़ी चल रही है, आप देखेंगे ना एक गाड़ी चल रही है, अब उस गाड़ी के अंदर मोशन पैदा हुआ है, जाहिर बात है वो चल रही है तो मोशन पैदा हुआ है। तो उस मोशन, उस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मिसाल के तौर पे इसको हम एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो हमारे पास एक बुलेट है, फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट है हमारी, जो हम गन पर रख के फायर करते हैं सामने। अगर आप उस बुलेट को एक गन के जरिए फायर करते हो, तो अब वो गन के जरिए जब फायर होते हैं तो वो एक लीथल हो जाती है बुलेट, खतरनाक बुलेट हो जाएगी, और वो दीवार को भी फाड़ देगी, इंसान के अंदर एंटर हो जाएगी, इंसान को मार देगी। इसी तरीके से उसी बुलेट को अगर मैं गन के बजाय अपने हाथ से मारूं, यानी बुलेट को एक पत्थर की तरह उसको थ्रो कर दूं, तो अब आप देखें अभी भी सेम ऑब्जेक्ट है। दोनों पहले जब मैं गन से फायर कर रहा था तब भी वही बुलेट थी, अब मैं हाथ से फेंक रहा हूँ तब भी वही बुलेट है, सेम ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है। जब आपने गन से फायर किया तब भी वो हरकत में आ गई थी, मोशन आ गया था। जब मैं हाथ से उसको थ्रो कर रहा हूँ तब भी उस बुलेट के अंदर मोशन आ गया। तो जब मैं बुलेट को फायर करता हूँ गन के जरिए, स्टिल मोशन, लेकिन उसके मोशन की क्वांटिटी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो लीथल हो गया, दीवार को फाड़ के अंदर चली गई। लेकिन जब उसी बुलेट को मैं अपने हाथ से थ्रो करता हूँ, हाथ से फेंकता हूँ, अभी भी उसके अंदर मोशन तो पैदा हो रहा है, लेकिन इस मोशन की क्वांटिटी कम है। इस कम क्वांटिटी की वजह से अब ये इतनी खतरनाक नहीं है। ठीक है, क्या समझाया मैंने आपको कि अगर मैं बुलेट को फायर करता हूं गन से, तो क्या हुआ, मोशन डेवलप हुआ उसके अंदर, लेकिन ज्यादा मोशन पैदा हुआ, ग्रेटर मोशन। ग्रेटर मोशन का मतलब हो गया उसमें ज्यादा मोमेंटम हो गया और वो खतरनाक हो गई। इसी तरह अगर उसी बुलेट को मैं फायर करता हूँ, फायर नहीं करता बल्कि थ्रो करता हूँ, थ्रो करता हूँ अपने हाथ से, तो अब इसके अंदर कम मोशन पैदा हुआ है। मोशन तो पैदा हुआ है लेकिन कम। आपको खुद भी प्रैक्टिकली आइडिया होगा, गन से जब गोली निकलेगी आपको नजर भी नहीं आएगी, इतना फास्ट मोशन होता है, इतना ग्रेटर मोशन होता है। लेकिन जब आप हाथ से उसको थ्रो करोगे तो शायद बुलेट नजर आए मुझे जाते हुए, यानी उसमें लेस मोशन पैदा होता है। तो अब ये कम लीथल है। तो हमारे पास ये जो हो गई ना ऊपर, जब अब आप गन को फायर कर रहे हो, ज्यादा मोमेंटम, मोशन ज्यादा है, इसका मतलब है उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि मोमेंटम हाई, ग्रेटर मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम है उसका, ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से जब आपने उसको हाथ से फेंका है तो उसके अंदर मोशन कम है, और मोशन कम है तो हम क्या कहेंगे, लेस मोमेंटम, कम मोमेंटम है उसके अंदर, और इस वजह से वो जो है खतरनाक नहीं हो रही है। तो आप समझ लें कि मोशन क्या, मोमेंटम क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की क्वांटिटी है। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि क्या है, उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम ज्यादा है, और मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वो चीज खतरनाक हो जाएगी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, उससे आप डरोगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कम है, तो हम क्या कहेंगे, कम मोशन है तो उसके अंदर मोमेंटम कम है, और फिर आप उससे नहीं डरोगे, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, उसमें एनर्जी कम होगी। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अभी भी गाड़ी के अंदर मोशन है, और मैं वही गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन अब मैं चौथे गियर पे हूँ, तो अब भी गाड़ी के अंदर मोशन है। दोनों सिचुएशन के अंदर, एक सिचुएशन में मैं फर्स्ट गियर के अंदर हूँ, स्लो स्पीड है जरा, मोशन तो फिर भी है, और दूसरे केस के अंदर मैं चौथे गियर पे हूँ, ज्यादा स्पीड है तो मोशन स्टिल।
अब अगर पहले मोशन को पहले केस को देखूं, मैं पहले गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, कम गाड़ी के अंदर कम मोशन है तो गाड़ी कम नुकसान देगी, आप उससे टक्कर खा लोगे, आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उस गाड़ी में अब कम एनर्जी है, कम मोमेंटम है। लेकिन जब चौथे गियर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो अब गाड़ी के अंदर जो मोशन है वो क्या है, वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है। और ज्यादा मोशन जब होता है तो हम कहते हैं ज्यादा मोमेंटम है, ज्यादा मोमेंटम हो गया उस गाड़ी का, और अब वो गाड़ी खतरनाक हो जाएगी, आप उससे बचोगे, वो लेथल होगी, वो कहीं किसी को टक्कर मारेगी तो वो मर भी सकता है इंसान। मोमेंटम, आपने अक्सर क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, मोमेंटम कहते हैं। अगर एक शख्स फॉर्म में होता है, काफी स्कोर करके आ रहा होता है जी, 2-3 मैच के अंदर काफी स्कोर करा हुआ, तो हम क्या कहते हैं यार ये मोमेंटम में। कमेंटेटर्स क्या यूज करते हैं उसके लिए कि जी ये बाबर आजम मोमेंटम में, इसका मतलब क्या है कि वो रन स्कोर कर रहा है, रन ज्यादा कर रहा है, ग्रेटर ग्रेटर, तो हम कहेंगे उसको मोमेंटम में। अगर एक बंदा 0 पे आउट हो रहा है, अफरीदी टाइप 0 पे आउट हो जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं इसमें मोमेंटम नहीं है, यानी उसके अंदर मोशन कम है, उसके हरकत का कम है, उसके अंदर एनर्जी कम है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आउट हो जाता है, तो हम कहते हैं लेस मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन पैदा हो जाता है ना, उसकी क्वांटिटी को कहते हो, उसकी मिकदार को कहते हो। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ज्यादा मोमेंटम है, ज्यादा एनर्जी है, खतरनाक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कम मोशन होगा तो हम कहेंगे लेस मोमेंटम है, उसके अंदर कम मोमेंटम है और हम उससे बचेंगे नहीं, वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, वो इतना नुकसानदेह नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा ट्रक और एक छोटी सी साइकिल, अब दोनों मूव कर रहे हैं, एक ही रफ्तार से मूव कर रहे हैं, चले ट्रक भी एक ही रफ्तार से यानी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की, और साइकिल भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, दोनों के अंदर सेम मोशन है, वो दोनों के अंदर वेलोसिटी सेम है, दोनों के अंदर मोशन तो है, लेकिन जो ट्रक का मोशन है वो ज्यादा खतरनाक होगा, वो ज्यादा मोशन पैदा रखता है, उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, आप ट्रक से बचोगे, साइकिल से आपको इतना मसला नहीं होगा। अब दोनों गाड़ियां सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, स्टिल ट्रक का जो है वो मोशन ज्यादा माना जाएगा। ज्यादा क्यों माना जाएगा, उसका मास ज्यादा है, ज्यादा मोशन होगा उसके अंदर, अब आप उससे बचोगे क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। साइकिल का मोशन कम है, लिहाजा उसके अंदर मोमेंटम कम हो गया, आप उससे नहीं बचोगे। तो मुझसे ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम से मुराद होती है एक ऑब्जेक्ट में जो मोशन पैदा हुआ है ना, उसकी क्वांटिटी को कहते हो, इसको आप कहते हो मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मोशन पैदा होगा तो हम कहेंगे कि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कम मोशन पैदा हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम कम है। इसको अगर हम इसकी मजीद बात करें, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन बाज दफा क्योंकि एम से तो हम डिनोट नहीं कर सकते, मास होता है एम के लिए, एम फॉर मास, लेकिन बाज औकात पी जो है पावर के लिए भी यूज हो रहा होता है, तो मोमेंटम के सिंबल को हम लचक दिखा देते हैं, कहीं पावर के साथ यूज हो रहा होता है तो हम इस पी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इटैलिक ले आते हैं, बाज औकात कैपिटल एम को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इसकी जगह। तो ये पी सिंबल है बहरहाल इसका मोमेंटम का, और इसका फॉर्मूला होता है एम वी। एम से मुराद क्या हो गया, एम से मुराद हो गया मास, और वी से मुराद क्या हो गया, वी से मुराद हो गया वेलोसिटी। ठीक है जी। मोमेंटम अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मालूम करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो मास है उसको आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मोमेंटम पता चल जाता है। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो मोमेंटम किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, इन्हीं दो चीजों, मास और वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा या उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम इंक्रीज करता है, मोमेंटम ज्यादा होगा। मिसाल के वही ट्रक की एग्जांपल में आपका मास की वजह से मोमेंटम ज्यादा था ट्रक का, तो आपको ट्रक और साइकिल की एग्जांपल दी थी, साइकिल का मास कम था, दोनों वेलोसिटी सेम रखते थे, सेम वेलोसिटी के साथ आ रहे थे, लेकिन फिर ट्रक का ग्रेटर मोमेंटम क्यों था, साइकिल का लेस मोमेंटम क्यों था, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास कम है, तो चूंकि मास में डिफरेंस था तो ट्रक का मास ज्यादा था, हम कहेंगे उसका मोमेंटम ज्यादा था और वो खतरनाक हो गया आपके, और साइकिल का मास कम है तो मोमेंटम कम होगा और आप साइकिल से नहीं डरोगे, खतरनाक नहीं होगी। इसी तरीके से वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है मोमेंटम, देख लीजिए फॉर्मूले में वेलोसिटी भी आ रहा है, ये भी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है मोमेंटम। जैसे आपको जो बुलेट की एग्जांपल दी थी उधर वेलोसिटी का फर्क था, अब मैंने जब हाथ से थ्रो की या गन से फायर की, दोनों एक ही बुलेट थी यानी सेम मास, फिर फर्क कहाँ था जिसकी वजह से मोमेंटम कम ज्यादा हुआ, वेलोसिटी। जब आप गन से फायर करते हो तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है, और जब आप हाथ से थ्रो करते हो तो बुलेट की रफ्तार जो है वो इतनी कम होती है, ज्यादा नहीं होती। तो वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से बुलेट के अंदर मोमेंटम का फर्क आ रहा था। तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। मास आप ज्यादा कर दें या आप वेलोसिटी ज्यादा कर दें, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ जाएगा।
अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी से लोग बचें, डरें, आपकी गाड़ी में ज्यादा मोशन आ जाए, ज्यादा मोमेंटम हो जाए और लोग आपसे बचें आपकी गाड़ी से, दो चीजें हैं, या तो अपनी गाड़ी का मास बढ़ा लो, गाड़ी की जगह ट्रक ले लो, या फिर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ा लो। ठीक है, अगर आप गाड़ी की जगह ट्रक चलाओगे लोग आपसे बचेंगे, क्योंकि अब आपके ट्रक का मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, बचेंगे लोग आप। और अगर आप सेम गाड़ी चला रहे हो लेकिन आप पांचवें छठे गियर पे ले जाओ जी 200 की स्पीड से, तो भी लोग आपसे बचेंगे, क्योंकि आप जब 200 की स्पीड से जा रहे हो, हाई वेलोसिटी, हाई मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम ये होता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। इसके अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के एतबार से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसी होती है? एस वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है तो फिर मोमेंटम की डायरेक्शन भी आप ईस्ट की तरफ मानोगे। जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये वेक्टर है नेचर के एतबार से, इसमें डायरेक्शन मौजूद होती है। इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन इसका अगर हम निकालना चाहें तो डायमेंशन आपने पहले चैप्टर पे पढ़ा है, फॉर्मूले से निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या है? एमवी। ठीक है जी, फॉर्मूला इसका है एमवी। तो अब डायमेंशन निकालते हैं इसका। आपने चैप्टर 1 में डायमेंशन निकाली है, आई होप याद होगा आपको। डायमेंशन के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं और फॉर्मूले में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उसके डायमेंशन डाल देते हैं। तो ये एम है, एम फॉर मास, और मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। फिर एम और वी के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला हुआ है एल अपॉन टी। यहाँ पर एल अपॉन टी होता है वेलोसिटी का डायमेंशन, तो ये एल अपॉन टी, ये इसका डायमेंशन है, एम एल अपॉन टी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल स्लैश टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल और टी की पावर हम रख देंगे -1। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें, -1 आपने टी की पावर रखी। ठीक है, -1 क्योंकि ये टी नीचे है, देखें टी नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी, +1 है, ऊपर जाके -1। ये इसकी डायमेंशन होती है मोमेंटम की। फॉर्मूला उसका मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, तो दोनों की डायमेंशन डाल दिया। मास की जगह आ गया कैपिटल एम और वेलोसिटी की जगह आपने वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दिया एल अपॉन टी। तो ये इसका डायमेंशन बन गया आपके पास क्या नाम है, मोमेंटम का। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट। अब इसके हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है इसका जी? इसका फॉर्मूले ही की मदद से हम यूनिट निकाला करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डाल दें। मास का यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा दिया, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एक तो यूनिट हो गया ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसका एक और यूनिट हमने टाइप किया हुआ है, उसको उसको हम कहते हैं n.s। अब वो हमने कैसे टाइप किया हुआ है वो देख लेते हैं। अभी हमारे पास करंटली क्या यूनिट बन रहा है? किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय, चले ये मल्टीप्लाई डाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को मैं जरा फ्रैक्शन की सूरत में लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिलहाल तो ये हो रहा है, यही हमने अब तक यूनिट निकाला ना इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें सेकंड से। सेकंड से आप इसको डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। देख लें, मैथ आपको अलाउ करती है कि अगर आप कोई चीज करते हो करो, लेकिन अपोजिट भी करो। तो मैंने मल्टीप्लाई एस किया और फिर मैंने ये देखें डिवाइडेड बाय, अपॉन का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय एस। तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया एस से और डिवाइड भी कर दिया एस से। काटूंगा नहीं, क्योंकि काटूंगा तो फिर दोबारा वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये चीज बन जाएगी, तो काटूंगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, नीचे के एस को, दोनों एस को मल्टीप्लाई कर दें। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों एस हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आपके पास इक्वेशन या ये यूनिट जो है क्या बन जाएगा? किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय, हाँ, अब ऊपर हमारे पास बच रहा है एम और एक एस बच रहा है ऊपर आपके पास, तो उसको अब अलग से लिख देते हैं। चलें, डॉट मल्टीप्लाई का मतलब डॉट होता है जी, तो चले मैं मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, और ये एस डाल दिया, ऊपर वाला ऐसे ही, और नीचे के दोनों ऐसे उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर ऐड कर दी जाती है, पावर हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन कहलाता है।
न्यूटन फोर्स हमने पढ़ा है। न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम न्यूटन डाल देंगे। ठीक है, हमने डाल दिया इसकी जगह एन यानी कि न्यूटन, और फिर वही डॉट एस, एस मतलब सेकंड, ये वाला एस, ये एस। तो ये दो यूनिट बन गए आपके पास, एक ये वाला यूनिट बना है और एक ये। दोनों में से कोई सा भी यूनिट आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं होता। तो ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम से मुराद है ऑब्जेक्ट में जो मोशन पैदा हो जाता है उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार को आप मोमेंटम कहते हो। अगर ऑब्जेक्ट में ज्यादा मोमेंटम मोशन पैदा होता है तो हम कहेंगे उसके अंदर ज्यादा मोमेंटम है। अगर एक ऑब्जेक्ट में कम मोशन पैदा होता है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कम मोमेंटम है। जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा तो उसमें एनर्जी कम होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv। m से मुराद होता है मास और v से मुराद होता है वेलोसिटी। नेचर के एतबार से मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। डायमेंशन हमने फॉर्मूले की मदद से इसका डायमेंशन निकाला, तो ये दो डायमेंशन मैंने बना दिया आपके सामने। एक है ml पर टी स्क्वायर, और अगर आप पावर की सूरत में लिखें तो mlt, पावर है उसकी -1। यूनिट अगर मैं निकालूं तो एक तो ये यूनिट निकलता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास का यूनिट डाल दिया किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट डाल दिया मीटर पर सेकंड। एक तो ये यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरा यूनिट कहलाता है एनएस यानी न्यूटन सेकंड। ये हमने कैसे ड्राइव किया, हमने यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड वाला यूनिट लिया, ये लिखा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेकंड से। ठीक है जी। अब आपने ये जो नीचे के एस हैं दोनों, डिनोमिनेटर में जो दोनों सेकंड है, आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की पावर ऐड हो गई, ये बन गया एस स्क्वायर। ऊपर आपने एम और एस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, ऐसे ही रहने दिया। अब ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन। तो इस सबको आपने हटा के न्यूटन से रिप्लेस कर दिया, और आपके पास आखिर में 1 सेकंड और बच रहा है, तो ये सेकंड आ गया। तो ये दो यूनिट होते हैं आपके पास मोमेंटम के। अब जल्दी से, अब हम जल्दी से एक इसका लॉ है उससे रिलेटेड एक बात कर लेते, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। दो चार छोटी छोटी सी टर्म्स आपको बताऊंगा जो डेरिवेशन और लॉ के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी, डेरिवेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ है, ये रहा, आइसोलेटेड सिस्टम समझते क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसको समझते हैं, ये क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं ऐसे क्लोज सिस्टम को जिसके अंदर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, अंदर ही हो जितनी भी फोर्सेस है, अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को फोर्स तो दे, दूसरे को तीसरे को, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, ऐसे सिस्टम को आप कहते हो आइसोलेटेड सिस्टम। अ क्लोज्ड सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। मिसाल के तौर पे सपोज करें ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर जो है बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स मौजूद है। ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये तीसरी बॉल है, चौथी बॉल है, पांचवी बॉल है, छठी बॉल है, सातवीं बॉल है। इन सब बॉल्स आपस में मूव कर रही हैं, सबों का अपना मोमेंटम है, सबों की अपनी फोर्स है, वगैरह वगैरह। अब जितनी भी फोर्स है वो अंदर है, इधर मौजूद है। मैं इस सिस्टम को इतना पैक कर लूं कि बाहर से कोई फोर्स इसमें अप्लाई ना हो, ऐसे सिस्टम को आप कहते हो आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही हो, सब कुछ अंदर की फोर्स है, अंदर ही है सब कुछ, एनर्जी अंदर है, फोर्स भी अंदर है, बाहर से कोई चीज ऐड नहीं हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं लॉ। एक लॉ है उसको आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन कहते हैं अगर एक चीज फिक्स हो जाए, चेंज ना हो रही हो उसको। ये सिस्टम क्या है, ये लॉ क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, वुड रिमेन सेम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है। ठीक है। अब मैं आपको जरा इस लॉ को समझा देता हूँ कि ये लॉ है क्या। मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो,
और आपने इस लॉ की अभी स्टेटमेंट देखी है। ये लॉ पहली बात आइसोलेटेड सिस्टम पे ही अप्लाई होता है। लॉ के शुरू में क्या लिखा हुआ है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसी पे ये लॉ अप्लाई होगा। अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उसी पर ये लॉ अप्लाई होगा। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सपोज करें ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये बार बार क्यों घूम जाता है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं। अरे भैया बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं, एक ये ले लेते हैं और चले मैं इजी रख लेता हूँ, 2 बॉल्स ले लेता हूँ मैं, सिर्फ 2 बॉल, एक ये और एक ये। अब ये दोनों मोशन के अंदर है, ठीक है, ये दोनों जो है वो मोशन के अंदर है, यानी कि ये मूव कर रही है ऐसे, ये भी मूव कर रही है, सपोज कर लें ये भी ऐसे मूव कर रही है, मोशन के अंदर है। ठीक है, अब चूंकि ये मोशन के अंदर है और ये सिस्टम याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो। अब ये भी मूवमेंट में है, मोशन के अंदर है और इसका मास भी मौजूद है, मास तो है ना इसका ऑब्जेक्ट का, और मोशन में हरकत के अंदर इसका मतलब है वेलोसिटी है, और हरकत के अंदर होता है तो हम कहेंगे इसमें मोमेंटम मौजूद है, इसके अंदर मोमेंटम मौजूद है, इसके मोमेंटम को आप कह लो P1। इसी तरह ये वाला ऑब्जेक्ट ये भी मूव कर रहा है तो इसका भी अपना एक मास होगा, इसकी भी अपनी एक वेलोसिटी होगी और इसका भी अपना एक मोमेंटम होगा, दोनों का अपना मोमेंटम होगा। दोनों मूव कर रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका मोमेंटम होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। और अब ये सपोज कर लेते, चले हम मोमेंटम की वैल्यूज भी ले लेते हैं, हम इसके मोमेंटम की वैल्यूज ले लेते हैं अपनी आसानी के, ठीक है। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड कंटेनर है, उसमें हमारे पास 2 बॉडीज है, एक पहली बॉडी दूसरी बॉडी दोनों मोशन के अंदर है। आप कह लें पहली बॉडी का जो मोमेंटम है वो है 10 और दूसरी बॉडी का मोमेंटम मैं ले लेता हूं 15, ठीक है। पहली बॉडी का मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकंड और दूसरी का है 15 न्यूटन सेकंड, दोनों मोशन के अंदर। अब जाहिर बात है पॉसिबिलिटी है कि टकराएं एक दूसरे से, ये टकराएंगी, एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी एक की वेलोसिटी कम होगी, ये ऐसे वॉल्स से भी टकराएंगी, कंटेनर की दीवारों से भी टकरा सकती हैं, या आपस में भी टकरा सकती है, कोलिजन होगा। अब जब टकराव होगा तो जाहिर बात है वेलोसिटी कम ज्यादा होती है, वेलोसिटी में फर्क आ जाता है। एक अगर आप एक बॉल को दूसरी बॉल से टकराओगे तो एक की कम होगी दूसरे की बढ़ जाएगी, यही होता है। आप खड़े हो और आपसे एक ट्रक आके टकरा जाएगा, ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी, आपकी स्पीड आ जाती है, आप पीछे जाते हो, आप में वेलोसिटी आ जाती है। तो जब ये टकराएंगी ऑब्वियस बात है इनका ये मोमेंटम नहीं रहेगा, कम भारी हो जाएगा इनका, क्योंकि इनकी रफ्तार चेंज हो जाएगी, इनका कम ज्यादा हो जाएगा। सपोज करें इसका मोमेंटम जो है वो रिड्यूस होके हो गया 5, इसका मोमेंटम कम होके 5 हो गया, तो इसका हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, पहली ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था 10 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था 15, यानी कि दोनों का टोटल हो गया जी 25। अरे भैया राइटिंग कितनी खराब हो गई। कोलिजन से पहले, टकराने से पहले क्या था इनका मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था 10 और दूसरे का मोमेंटम था 15, यानी कि टोटल हो गया आपके पास 25। और जब टकराए, दोनों बॉडीज टकराई आपस में, दोनों के मोमेंटम में ऑब्वियस बात है फर्क आएगा क्योंकि रफ्तार में चेंजिंग आई है, दोनों का मोमेंटम कम भारी हो गया। अब एक का हो गया 5, दूसरे का हो गया 20, अब भी टोटल कितना हो रहा है, अब भी टोटल 25 हो रहा है, यानी टोटल मोमेंटम सेम रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में 1000 बार कोलिजन होंगे लेकिन टोटल मोमेंटम जो है वो सेम होगा, अगर एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ जाएगा, टोटल सेम रहेगा। अगर इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में हजारों बॉल हैं, टोटल मोमेंटम आपने उसका निकाला 100, अब वो 1000 बॉल 1000 दफा टकराएं, टोटल मोमेंटम 100 ही रहेगा। अच्छा यार एक बार नोट करिएगा, यहाँ थोड़ी सी क्लास आपकी